जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। ओके, आज का टॉपिक है डाटा कम्युनिकेशन। डाटा कम्युनिकेशन जो डाटा कम्युनिकेशन जो है ना, उसका एक ही रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू कम्युनिकेट बिटवीन टू लोकेशंस, सोर्स और डेस्टिनेशन। ये आपका सोर्स है और ये डेस्टिनेशन, और ये आपका सेंडर है और आपका रिसीवर है। ओके, तो एक ही इसका काम है कम्युनिकेट करना, कि एक डिवाइस से अदर डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करना। अदर डिवाइस हो सकता है, या फिर अदर एप्लीकेशंस हो सकता है, या फिर अदर फॉर्म्स हो सकता है, लेकिन आपको एक कम्युनिकेट का प्रोसेस हो सकता है। ये एक एग्जांपल है। मीन्स डाटा को कैसे कम्युनिकेट करना है, एक जगह से दूसरी जगह पास ऑन करना है। ओके, तो क्या है इसमें? Data communication in mobile apps development refers to the process of and methods by which data is exchanged between a mobile application and external systems such as servers, database and other devices. So मैंने कहा था ना, एक सोर्स है और एक डेस्टिनेशन है। ओके, तो ये आपका कैसे आपका डाटा मूव कर रहा है, तो ये आपका कम्युनिकेट हो गया। ओके, ये सोर्स है और डेस्टिनेशन है। ये हो गया एक्सटर्नल। आपको एक्सटर्नल कैसे आपका डाटा मूव ऑन कर रहा है। इट encompasses how data is transmitted, received and synchronized to enable the functionality of mobile apps, whether it's retrieving data from the remote server, जैसे आपने सोर्स रिक्वेस्ट किया तो ये तो रिस्पॉन्स देगा ना सर्वर, sending user input to a cloud service or communicating between apps or devices. Okay, तो बेसिकली एक बाई डायरेक्शनल होता है, ये कम्युनिकेशन होता है बोथ डायरेक्शन से। मीन्स आपने रिक्वेस्ट भेजा और आपने रेस्पॉन्स में इन रेस्पॉन्स रिसीव किया। तो जो कम्युनिकेशन होता है वो बहुत सारे एक वेज में होता है। एक होता है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, इस पे कहता है, इस पे क्या होता है, एंड इट सिक्योर सर्वर। HTTPS आर द मोस्ट कॉमन प्रोटोकॉल्स यूज्ड फॉर डाटा कम्युनिकेशंस बिटवीन द मोबाइल ऐप्स एंड वेब सर्वर्स। ओके, HTTP और HTTPS ये HTTPS है, एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ओके, इसलिए मोस्टली मोबाइल एप्लीकेशंस है ना, HTTPS प्रोटोकॉल को ही फॉलो करते हैं। जितना भी URL हो, जितना API का या फिर सर्वर का URL हो, वो सब कुछ HTTPS के थ्रू ही कम्युनिकेट करते हैं। HTTPS प्रीफर बिकॉज इट एनक्रिप्ट्स डाटा इंश्योरिंग सिक्योर कम्युनिकेशन। बोला था ना, एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। वेब सॉकेट क्या है? वेब सॉकेट क्या होता है? ये 1-to-1 कम्युनिकेशन होता है। ओके, जैसे आपका जितने भी चैट एप्लीकेशंस होते हैं ना, या फिर लाइव स्ट्रीमिंग हो गया, या फिर मीटिंग स्ट्रीमिंग हो गया, ये 1-to-1 कम्युनिकेशन होता है। वेब सॉकेट protocols that allows full duplex communication channel over a single and long-lived communications. Web sockets are useful real-time applications such as chat apps, live updates. ओके, तो ये हो गया आपका वेब सॉकेट्स। मीन्स वेब सॉकेट मीन्स आपने एक सिस्टम से रिक्वेस्ट भेजा। ओके, तो दूसरा सिस्टम क्या करेगा, आपको कंफर्म करेगा, और उसको हम लोग बोलते हैं नेटवर्क हैंडशेकिंग। तो फिर उसने क्या किया, सेंडर को कंफर्म किया कि हाँ ये प्रोटोकॉल, ये पोर्ट सही है, या फिर आप इसके थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं। ओके, तो ये
ये ओपन रहेगा अनटिल अनलेस कोई एक यूजर या फिर कोई एक टर्मिनल टर्मिनेट ना हो जाए, आइदर सेंडर वाला टर्मिनेट हो जाए या फिर रिसीवर वाला टर्मिनेट हो जाए। तो दोनों में से कोई एक टर्मिनेशन हो गया तो सॉकेट क्लोज हो जाएगा। अदरवाइज एक सेंडर और एक रिसीवर में जो कम्युनिकेशन होगा, लाइव स्ट्रीमिंग हो गया, आपका चैट एप्लीकेशन, जितने हम चैट एप्लीकेशन होते हैं ना, वो इसी के थ्रू। प्रीवियसली जितने भी एप्लीकेशंस होता था, जो याहू चैट हो गया, गूगल चैट हो, जी टॉक हो गया, ओके, जी टॉक हो गया, ओके, ये सब अपना सॉकेट प्रोग्रामिंग, सॉकेट्स के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। और सॉकेट में जो विंडो सॉकेट्स होते हैं या फिर पोर्ट होते हैं, वो एक लिसनर, वहाँ पर एक लिसनिंग का एक कॉल होता है जो हमेशा वो लिसन ये करते हैं, सॉकेट का जो प्रोसेस को डाटा ट्रांसफर, डाटा कम्युनिकेशन को लिसन करते हैं, ओके। आइदर जी तक सॉरी सेंडर कोई मैसेज भेज रहा है कि नहीं भेज रहा है रिसीवर को, ओके। ये सर्वर लिसनर जो रहता है सर्वर पर रहता है, वो सेम ही एप्लीकेशन का एक ये क्लाइंट वर्जन होता है, ये सर्वर वर्जन। ये जैसे आपको भेजेगा सेंडर को, ये सर्वर को, सर्वर क्या करेगा, तुरंत भेज देगा रिसीवर को, ओके। सेम रिसीवर जैसे रिसीव करा फिर वो रेस्पॉन्स करेगा, और इसका काम है लिसन, ये पोर्ट को और एक्टिव रख के इस यूजर को वो लिसन करता रहेगा। ये विंडो सॉकेट होता था। और ये वेब सॉकेट देखिए इस तरह काम करता है। ये HTTP का है, ये वेब सॉकेट का है। वेब सॉकेट क्या करता है, आप जैसे रिक्वेस्ट भेजोगे ना तो वेब सॉकेट एक्सेप्ट करेगा, और इसको हैंड शेकिंग कहते हैं, ओके। फिर ये सॉकेट ओपन रहता है, वो आप मैसेज भेजते रहो, इन दोनों में से कोई भी एक टर्मिनेशन हो गया तो वो सॉकेट क्लोज जाएगा, ओके। थर्ड है ब्लूटूथ एनेबल्ड और डिवाइसेस और BLE, जिसको बोलते हैं ब्लूटूथ लो एनर्जी। जितने भी ब्लूटूथ एनेबल्ड डिवाइसेस है, आप स्मार्ट वॉच ले लो, स्पीकर ले लो, या फिर कोई एक IoT डिवाइसेस हो जाता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो डिवाइसेस होता है, कुछ भी स्पीकर हो, मोबाइल, ये सारे बेल्स हो या फिर कुछ भी हो, स्टार्टर किट हो या फिर टॉय हो, ब्लूटूथ एनेबल जितना भी है, ओके। वो क्या कहते हैं, शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन बिटवीन मोबाइल डिवाइस एंड अदर हार्डवेयर्स सच एज वेरेबल डिवाइसेस, IoT डिवाइसेस एंड पेरिफेरल्स, useful the low power devices that requires less frequent data communications, ओके। आपको ज़्यादा डाटा कम्युनिकेशन इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती, आपने ऑर्डर दे दिया तो वो काम करता रहता है, ओके। अनदर वाज MQTT, मैसेज क्यूइंग telemetry transport, a lightweight message protocol designed for IoT, okay, Internet of Things and mobile applications that needs efficient data exchange between the low bandwidth and low power consumption, okay। तो ये है डिफरेंट वे का जो आपका कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स है, HTTPS और वेब सॉकेट्स। ज़्यादातर हम लोग ये मोस्टली यूज्ड है प्रोटोकॉल्स है। APIs जो डाटा कम्युनिकेशन का एक अलग अनदर तरीका है। APIs जितना भी हम लोग सर्वर में डाटा पोस्ट करते हैं या फिर रिक्वेस्ट भेजते हैं, सपोज मेरे को यूज़र डिटेल्स चाहिए, यूज़र डिटेल्स का एक API होगा, तो वो API कॉल करेगा सर्वर को, ओके। सर्वर फिर रेस्पॉन्स दे देगा, ओके। तो ये रेस्ट API की, तो ये होता है बेसिकली JSON फॉर्मेट में होता है, ओके। और ये सो फॉर्मेट, ये जो सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस, जो आपको XML फॉर्मेट या फिर मोस्टली XML फॉर्मेट है। आजकल ज़्यादातर हम रेस्ट API ही यूज़ करते हैं, ओके। इसमें क्या है, इज ए पॉपुलर आर्किटेक्चर फॉर बिल्डिंग वेब सर्विस दैट अलाउज मोबाइल apps to communicate with servers using standard HTTP methods, get, post, put और delete। get मीन्स आपको डाटा रिट्रीव करना है, ओके। पोस्ट मतलब डाटा आपको जो ये करना है, सबमिट करना है। ओवरराइट करने के लिए पुट होता है और डिलीट करने के लिए आपको
रिक्वेस्ट डील के लिए ये सब कमांड्स होते हैं। यूज डाटा या फिर नो एसक्यूएल डाटा या फिर जो की वैल्यू डाटा के लिए ओके हम लोग ग्राफ क्यूएल यूज़ करते हैं। इसका अगर मैं एग्जांपल आपको मैसेजिंग एप्लीकेशंस हो गया ये सब यूज करते हैं। A query language for API that allows mobile apps to request exactly the data they needed, reducing the amount of data transferred over the network. It offers more flexibility compared to REST. And SOAP, it's an old protocol-based approach to API communications. ज़्यादा कुछ ये नहीं है। जैसे डाटा फॉर्मेट, जो आप डाटा कम्युनिकेट करोगे उसका एक फॉर्मेट होता है बेसिकली, जो आप ये कर सकते हो। जो डाटा मैं भेजूँगा मीन्स अगर मैं एनवलप के अंदर डाटा ये कुछ पेपर्स भेजूँगा, उस पेपर को एक फॉर्मेट में हम लोग भेजते हैं, फोल्ड फॉर्मेट भेजते हैं या फिर सिंपल A4 साइज फॉर्मेट भेज देते हैं या फिर मल्टीपल सीट यूज़ करके हम लोग भेजते हैं। ओके, ये है एक जेसन फॉर्मेट। तो जेसन फॉर्मेट क्या है कि वो बहुत ही लाइट वेटेड और उसका जो स्ट्रक्चर है बहुत सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर है वो। तो इसलिए हम लोग जितने भी रेस्ट एपीआई यूज़ करते हैं ना वो जेसन फॉर्मेट में यूज़ करते हैं, और जितने भी आप सोप फॉर्मेट यूज़ करते हैं वो XML बेस्ड होता है, एक्सटेंसिव मार्कअप लैंग्वेज। इसके लिए वो आपको एलिमेंट नोड्स सब नोड्स ओके ये सब का टर्म इसी XML बेस्ड या सोप बेस्ड आपका सर्विसेज में ये थोड़ा सा हेवी वेट होता है, इसलिए बहुत कम यूज़ करते हैं। सोप बेसिकली हम लोग यूज़ करते थे .NET APIs ओके। .NET स्पेशली हम लोग .NET जो सर्विसेज बनाते थे हम उस टाइम हम लोग इसको बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते थे। लेकिन मोबाइल में क्योंकि एक तो रेस्ट्रिक्टेड आपका रिसोर्सेज होता है, रेस्ट्रिक्टेड नेटवर्क रिसोर्स होता है ओके, तो इसलिए हमको जितना कम टाइम में जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके वो बेटर होता है। इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं जितना कम स्पेस में, जितना कम टाइम में, जितना कम आपका क्या उसको यूटिलाइजेशन में ओके हम ज़्यादा डाटा कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, इसलिए हम लोग जेसन फॉर्मेट ही यूज़ कर सकते हैं। प्रोटोकॉल बफर ये आपका एक बाइनरी फॉर्मेट है ओके, इसका प्रोटोकॉल हम लोग बोलते हैं, इसका गूगल का प्रोटोकॉल बोलते हैं। ये बाइनरी सीरियलाइजेशन फॉर्मेट डेवलप्ड बाय गूगल का ओके, गूगल प्रोटोकॉल। ये एक सिक्योर वे है ओके, और ये बहुत ही एक क्या कहते हैं उसको स्पीड और आपका एक बहुत ही एफिशिएंट वे ऑफ कम्युनिकेशन है। मैं अगर कभी ये मिला तो मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा इसका कैसे प्रोटोकॉल ऑफर आप जनरेट करोगे, आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हो। कोशिश हुआ तो मैं ज़रूर इसके लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूँगा ओके। एसिंक्रोनस कम्युनिकेशंस ओके, देखो सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन में एक ही है। तो सिंक्रोनस कम्युनिकेशन क्या होता है, आपको कम्युनिकेशन थोड़ा सा मॉनिटरिंग करना पड़ता है। एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन में क्या है ना, आपने इंफॉर्मेशन पुट कर दिया, वो अपना प्रोसेस करता रहेगा, कब आएगा मतलब अभी हो मैसेज डिलीवर हो गया तो ठीक है, अदरवाइज कभी ना कभी तो हो जाएगा ओके। तो ये पुश नोटिफिकेशन जैसे एक काम करता है, पुश नोटिफिकेशन आपने क्या एक पुश नोटिफिकेशन सबमिट कर दिया, लेकिन ये आप गारंटी नहीं दे सकते कि आपने जितने भी डिवाइसेस को मैसेज किया वो चला गया। हो सकता है वो नेटवर्क कवरेज से बाहर होगा या फिर गया ही नहीं होगा, डिले हो गया होगा, ठीक है ना। लेकिन आपने इंफॉर्मेशन भेज दिया है, वो मैकेनिज्म के हिसाब से आपने इंफॉर्मेशन भेजा। सर्वर टू सेंड डाटा और अलर्ट द मोबाइल ऐप इवन व्हेन द ऐप इज नॉट एक्टिवली रनिंग। मैंने बोला था ना, आप एप्लीकेशन होना चाहिए, आपने एप्लीकेशन ऑन किया है ये लेकिन आप रन नहीं कर रहे हैं, तो क्या करेगा, एक अलर्ट आ जाएगा कि इस एप्लीकेशन के लिए ये इन्फॉर्मेशन है, जितने हमने
अलर्ट आता है ना, बैंकिंग का रिलेटेड हो गया, अपने फेसबुक से रिलेटेड अलर्ट्स आते रहते हैं, क्योंकि हम तो हर टाइम फेसबुक सोशल मीडिया यूज़ नहीं करते हैं या फिर बैंकिंग एप्लीकेशन खोल के बैठते नहीं है। वो लोग बैकग्राउंड में उसका प्रोसेस चलता रहता है, और लगा कि हाँ आपका डिवाइस, आपने जब एप्लीकेशन डाउनलोड किया है तो आपका डिवाइस इंफॉर्मेशन सर्वर के पास चला गया है। सर्वर क्या करता है, उसके पास जितना भी डिवाइसेस का लिस्ट रहता है वो सबको वो मैसेज डिलीवर कर देता है। ओके, और फिर वो मैसेज डिलीवर होकर उसका हल्का सा पेलोड होता है, कुछ 512 का या फिर 512 KB का के अराउंड पेलोड होता है, अभी से बढ़िया है। तो उस पेलोड के हिसाब से जितना मैसेज आता है वो डिस्प्ले, एक अलर्ट हिसाब से डिस्प्ले हो जाता है। बैकग्राउंड सिंकिंग, डाटा सिंकिंग क्या है, बहुत सारे मोबाइल एप्लीकेशन क्या होता है ना, बैकग्राउंड में डाटा प्रोसेस करते, मैंने कॉल करते रहते हैं। जैसे आप सबसे बेस्ट आइडिया है आपका लोकलाइजेशन का। ओके, आपने देखो जो लोकेशन का, आप जब भी देखो आपका हमेशा लोकेशन ऑन रहता है, तो उस केस में क्या होता है ना, गूगल, फेसबुक जो भी है, ये आपका डाटा को क्या करते हैं, टाइम टू टाइम चेक करते रहते हैं। और आप अगर एक जगह से दूसरी जगह चेंज कर रहे हो ना, तो आपका जो इन्फॉर्मेशन, एडवर्टाइजमेंट हो गया या फिर सजेशन हो गया, तो वो उसी के हिसाब से सजेस्ट करते रहते हैं। रियल टाइम कम्युनिकेशन, रियल टाइम कम्युनिकेशन का सबसे बेस्ट आइडिया है आपका स्ट्रीमिंग डाटा, लाइव स्ट्रीमिंग डाटा है। ओके, ये सबसे बेस्ट है आपका रियल टाइम डाटा कम्युनिकेशन का। ऑडियो स्ट्रीमिंग हो, वीडियो स्ट्रीमिंग हो, या फिर आपका वेब रियल टाइम कम्युनिकेशन हो। डाटा सिंक्रोनाइजेशंस, ओके, ये जो है डाटा सिंक्रोनाइजेशन, ये एक ऐसा प्रोसेस है, आप प्रोसेस बोलो, टेक्निक बोलो, ये वे बोलो, फीचर्स बोलो, डिपेंड्स करता है आप क्या ये कर रहे हो। सपोज आपके पास एप्लीकेशन है जो डाटा कलेक्ट कर रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर नेटवर्क नहीं है। ओके, तो नेटवर्क नहीं है तो वो क्या करेगा, वो डाटा को अपने लोकल स्टोरेज में रख देगा, वो डेट वाइज। ठीक है, जैसे आपका डाटा इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो गया, वो क्या करेगा, वो जो डेट वाइज आपने डाटा स्टोर किया था वो क्या करेगा, उसके साथ सिंक हो जाएगा। जैसे वाईफाई या नेटवर्क का कनेक्ट किया तो डाटा सिंक हो गया। उससे क्या होता है ना, आपका एक तो काम हो गया। जैसे ये बेसिकली मोस्टली यूज़ होता है सर्वे में यूज़ होता है, या फिर जो इंटरनेट ऑर्डर्स होते हैं। ओके, इंटरनेट ऑर्डर्स होते हैं जो जितने भी FMCG मार्केट्स वाले एप्लीकेशन से होते हैं ना, तो वो रिमोट एरियाज में जाते रहते हैं, सर दुकान शॉप के पास, जहाँ पर इंटरनेट बहुत या तो लो होता है या पर नहीं होता है। तो वो क्या करते हैं, वो आप डाटा स्टोर कर देते हैं और अपने लोकल डाटाबेस में स्टोर हो जाता है, मतलब उसी डिवाइस में स्टोर होता है। और जैसे नेटवर्क के सिंक में आते हैं, सर्वर में वाईफाई या 4G या 3G या 5G कनेक्ट में, तो डाटा क्या चला जाता है, सर्वर को चला जाता है। ओके, तो सर्वर क्या करेगा, उस डाटा को प्रोसेस करके वो अलर्ट भेज देता है आपका डिस्ट्रीब्यूटर को, या फिर जिसको, जहाँ पर आप ये आपका ऑफिस होगा, तो वो लोग ऑर्डर सॉर्टिंग करके रख देते हैं, फिर डिलीवरी के थ्रू डाटा डिलीवर हो जाता है। डाटा मीन्स FMCG मार्केट में डाटा का मीन्स आपका रियल टाइम गुड्स होते हैं। ओके, ये होता है डाटा सिंक्रोनाइजेशन। तो ये ऑफलाइन डाटा सिंक्रोनाइजेशन, सॉरी। ओके, many mobile apps need to function offline, storing data locally on the devices, then synchronize with the server when the device is back in online. It requires careful handling of conflicts and data integrity. yes, ये चीज़ आपको जब कोडिंग करोगे ना, आप उसको ध्यान रखना कि डाटा कहीं पर कन्फ्लिक्ट ना हो। ओके, अब पता चला इसका भी ID सेम आ रहा है, उसका भी ID सेम आ रहा है, क्योंकि एक डिवाइस तो मार्केट में नहीं है ना, मल्टीपल डिवाइस है, तो उसी कैसे आपको डाटा को हैंडल करना पड़ेगा।
Two-way sync, ensuring that the changes made on the mobile devices and the server are consistently reflected on both sides. This is common in app like email clients, contact managers और collaborative tools. हाँ, ये एक थोड़ा सा इशू है. ओके, ये क्या कर रहा है, मोबाइल डिवाइसेस. सो यहाँ पर एक इशू रहता है, जैसे सर्वर हो गया, ये आपका क्लाइंट हो गया, जो डिवाइस हो गया. ओके, और ये सर्वर. आपके पास मोबाइल एप्लीकेशन है, राइट. मैं मान के चला हूँ सर्वर है, और आपके पास और एक टर्मिनल है जो आपके पास आपका वेबसाइट भी हो सकता है. ओके, मैं इसको वेबसाइट में अलग इसलिए रह रहा हूँ क्योंकि सर्वर, बहुत सारे लोग सर्वर का मतलब अलग ही डायरेक्शन में लेते हैं. मैं इसको वेबसाइट लगा. ओके, ये एप्लीकेशन जो आपका वेबसाइट भी कनेक्टेड है और ये मोबाइल एप्लीकेशन कनेक्टेड है. सो टू वे सिंक्रोनाइजेशन क्या कैसे काम करता है, जैसे आपने सपोज वेबसाइट के थ्रू उस कॉन्टैक्ट लिस्ट में या फिर कुछ में अपडेट हुआ. ओके, जैसे अपडेट हुआ ना, तो ये यहाँ को भी अपडेट होना चाहिए, करेगा. अदरवाइज आपने एक्स की जगह जेड तो यहाँ लिख दिया, बट यहाँ पर ऑलरेडी एक्स है. जब भी यहाँ पर कोई ऑर्डर प्रोसेस करेगा वो एक्स को लेके प्रोसेस हो जाएगा, जो कि गलत है क्योंकि उससे पहले इसने एक्स को जेड कर दिया, रीनेम कर दिया था. ओके, तो यहाँ पर जेड हुआ तो यहाँ पर जेड आना चाहिए ना. ओके, सो ये है, मीन्स क्लाइंट से जैसे आप डाटा अपडेट करोगे ना, तो सर्वर तुरंत रिफ्लेक्ट होना चाहिए. ओके, सर्वर पे कुछ अपडेट किया तो तुरंत वो क्लाइंट्स में भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए. तो ये टू वे सिंक्रोनाइजेशन, और ये बेस्ट प्रैक्टिस है. आप जितने भी एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे इन्होंने कहा कि मैं ईमेल का क्लाइंट्स हो गया, कॉन्टैक्ट मैनेजर हो गया और कोलैबोरेटिव टूल्स हो गया. ओके, एरर हैंडलिंग एंड रिट्राई लॉजिक. नेटवर्क एरर हैंडलिंग मोबाइल एप्लीकेशन, नेटवर्क हैंडलिंग में क्या करता है, मोबाइल एप्लीकेशन मस्ट हैंडल नेटवर्क एरर्स ग्रेसफुली सच एज व्हेन द डिवाइस लॉसेस इंटरनेट कनेक्टिविटी. This includes retry mechanism, caching data and later transmission and providing user feedback. Yes, ये एरर हैंडलिंग, नेटवर्क एरर हैंडलिंग में क्या होता है, सपोज हम ऐसे जैसे हम ट्रैवल कर रहे ट्रेन में. ओके, आप जैसे ट्रेन में ट्रैवल करते हो तो वहाँ पर नेटवर्क डिसरप्शन बहुत ज़्यादा होता है, और आप अगर काम कर रहे हो डिवाइस में तो वहाँ पर आपको जब डाटा सेव करोगे तो वहाँ पर आपको एरर आएगा या फिर डाटा क्रैश हो जाएगा. ओके, अगर क्रैश हुआ, ये एक बैड प्रोग्रामिंग है. हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपका एप्लीकेशन क्रैश हो रहा ना, इसका मतलब आपने एरर हैंडलिंग किया ही नहीं. एप्लीकेशन किसी भी हालत में क्रैश नहीं होना चाहिए. हम लोग इसको बोलते हैं क्रिटिकल एरर, और ब्लॉकर भी. ब्लॉकर तो नहीं करेंगे, ये क्रिटिकल एरर में काउंट डाउन होगा. मीन्स आपको एसीपी इस एरर को फिक्स करना ही करना है. एप्लीकेशन आपका किसी भी हालत में क्रैश नहीं होना चाहिए, भले ही वो नो रिजल्ट आए, लेकिन क्रैश नहीं होना चाहिए. ओके, सो सपोज कहाँ थे हम लोग, सपोज आप एक एप्लीकेशन में कुछ अपडेट कर रहे थे जहाँ पर नेटवर्क था. ओके, नेटवर्क था, उसमें काम कर रहे थे, लेकिन आपने जैसे सब काम फिनिश किया, सेव सबमिट में जा रहे हो, तो उस केस में क्या हुआ ना, देखा कि वाईफाई नहीं है, नेटवर्क नहीं है. तो उस केस में आपको पहले ऑप्शन चेक करना है कि नेटवर्क अवेलेबिलिटी है कि नहीं. जितने भी मोबाइल डिवाइस हम लोग टेस्टिंग करते हैं ना, वाईफाई में तो हम लोग चेक करते ही करते हैं, लेकिन साइड बाय साइड हम लोग 4G
और 3G नेटवर्क में भी चेक करते हैं, ठीक है। और बहुत रेयर केस में 2G तो अभी बहुत हट गया है, लेकिन 4G और रेयर केस में 3G हम लोग नेटवर्क केस में हम लोग मोबाइल कैसे बिहेव कर रहा है, उसका बिहेवियर पैटर्न क्या है, 4G में बिहेवियर कितना डाटा कितने टाइम में डाटा सेव हो रहा है और डाटा रिस्पॉन्स मिल रहा है मेरे को सर्वर से, वो सब हम लोग इस चीज़ को मॉनिटरिंग करते हैं। इसलिए नेटवर्क हैंडलिंग आपका सबसे टॉप मोस्ट होना चाहिए अगर आप ऑनलाइन बेस्ड एप्लीकेशन बना रहे हो, ठीक है ना। टाइम आउट एंड रिट्राइज, भाई ये तो आपका जैसे अगर आपका नेटवर्क है ना तो आप टाइम आउट रिट्राई आप करते रहो। जैसे ऑफलाइन अगर वीडियोज, अगर यूट्यूब वीडियोज आप ऑफलाइन हो जाता है तो वहाँ पर एक रिट्राई ऑप्शन देता है ना। तो कभी कभी क्या होता है ना, सिस्टम खुद रिस्टार्ट नहीं होता या फिर आपका जो एप्लीकेशन ये रिट्राई का ऑप्शन बंद कर देता है बैकग्राउंड में। तो आपको एक मैनुअली रिट्राई प्रोसेस भी होना चाहिए। तो आप कुछ समय बाद 5 मिनट के बाद रिट्राई करोगे तो जैसे कनेक्टिविटी आए तो आपका काम प्रॉपर वे में हैंडल हो जाएगा। परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन, देखो परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन का तरीका तो बहुत सारा है। अगर मैं बोलूँ मोबाइल एप्लीकेशन एक तो उसका डाटा स्टोरेज एरिया कम है, उसका कम्युनिकेशन का पैटर्न भी बहुत स्लो है, क्योंकि डेस्कटॉप में क्या होता है ना वायर्ड कम्युनिकेशंस होता है, ओके, वायर्ड कम्युनिकेशंस होता है। और मोबाइल तो वायर्ड होता है और वाईफाई भी होता है डेस्कटॉप में, लेकिन मोबाइल होता है वायरलेस, ओके। सो अगर यहाँ पर अगर 1 GB का स्पीड आ रहा है तो यहाँ पर 1 MB का भी स्पीड आ जाए तो बहुत है, ठीक है ना। मैं हाइपोथेटिकल ये कर रहा हूँ, वैसे उतना आता ही नहीं, 1 MB से ज़्यादा ही आएगा अगर कनेक्टिविटी सही रहा तो, ठीक है। तो कंप्रेसिंग डाटा बिफोर सेंडिंग इट ओवर द नेटवर्क कैन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस बैंडविड्थ, यस। जितने भी आप ये देखे होंगे, मैं अगर एग्जांपल दूं तो अगर आप एक आईफोन से एक मोबाइल सारी फ़ोटो स्नैप कर रहे हो, उसका साइज़ ऑलमोस्ट 3 MB होता है साइज, लेकिन आप जैसे उसको व्हाट्सएप में भेजोगे ना, वो आप उस 3 MB को आपको 150 KB या फिर 300 KB के सराउंडिंग में डाल देगा। वो इसलिए डालता है क्योंकि एक तो इसका साइज़ है, अगर उतना डाटा को 3 MB फाइल को साइज को सेंड करेगा तो कंजम्पशन, बैंडविड्थ कंजम्पशन बहुत ज़्यादा रहेगा, ठीक है ना। और उससे स्पीड का और डाटा आपका मोबाइल का परफॉर्मेंस थोड़ा सा डिग्रेड हो जाएगा, इसीलिए उस चीज़ को वो ध्यान में रखते हैं। लेजी लोडिंग क्या है? लेजी लोडिंग ये है कि आपका एक एप्लीकेशन से, ठीक है, उस एप्लीकेशन में इमेजेस से ग्राफिक्स आप यूज कर रहे हो, ठीक है। तो लेजी लोडिंग क्या करता है, पहले आपका टेक्स्ट सारा डाउनलोड कर लेता है, ये जितने भी टेक्स्ट है ना ये सब गेट कर लेता है, फिर उसके बाद वो इमेज को डाउनलोड करता है, ओके। तो ये है आपका लेजी लोडिंग। अनदर क्या है, कैशिंग। कैशिंग क्या करता है, आपने सपोज ऑलरेडी एक इमेज डाउनलोड कर रखा है या फिर कंटेंट्स डाउनलोड कर रखा है, जैसे रीड कर रहे हो, तो नेक्स्ट टाइम सेम इमेज को डाउनलोड नहीं करेगा, वो आपके सिस्टम से लोकल ड्राइव से ला के शो कर देगा। एक सिंपल वे में बताओ तो यही है, ठीक है ना। स्टोरिंग फ्रीक्वेंटली एक्सेस डाटा लोकली ऑन द डिवाइस टू रिड्यूस द नीड ऑफ रिपीटेड नेटवर्क कॉल्स, ओके। वही बोला, अगर आपने इमेज डाउनलोड कर रखा है, आपने उस पेज को पहले से विजिट कर रखा है तो इमेज डाउनलोड हो गया होगा, तो नेक्स्ट टाइम जब विजिट करोगे ना वो इमेज वो फिर से सर्वर से डाउनलोड नहीं करेगा, वो उसी को रिप्रेजेंट कर देगा आपके लोकल से शो कर देगा। सिक्योरिटी कंसिडरेशन, एक डाटा इंक्रिप्शन और एक ऑथेंटिकेशन टोकन्स, ये सब डाटा कम्युनिकेशन में आता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। डाटा इंक्रिप्शन क्या है, इंक्रिप्ट डाटा
in transit with HTTPS or secure socket layer or transport layer services at rest on the device to protect sensitive information from being intercepted or accessed by unauthorized user, जो unauthorized मीन हैकर से ये करने के लिए. Another tree है authentication tokens using secure tokens such as OAuth or JWT for authenticating API requests, ensuring that only authorized users can access the app's data and services. So सबसे बेस्ट आइडिया है आप टोकन और सीक्रेट की यूज़ करो. उससे क्या हो ना, आपका ऑथेंटिकेशन का जो क्रेडेंशियल है, यूजर नेम पासवर्ड हमेशा सेम रहेगा. ओके, आपका यूजर नेम पासवर्ड तो सेम रहेगा ना, लेकिन मैं अगर यूजर नेम पासवर्ड ये करके मैं अगर एक टोकन जनरेट कर दूंगा रैंडम चक्र, ये हर टाइम आपका टोकन डिफरेंट रहेगा. अभी मैंने लॉग आउट किया, ये टोकन 1 रहेगा, फिर से करके 2 रहेगा, इसका 3 रहेगा. तो उसके ये टोकन का जो आइडेंटिफिकेशन तो कंसिस्टेंसी रहता नहीं है, इसीलिए उसको ट्रैक करना इजी नहीं रहता टोकन को. बैटरी एंड पावर एफिशिएंसी. ओके, efficient network uses mobile apps should be designed to minimize unnecessary network activities. देखो, जितना भी हम आज के जितना भी एप्लीकेशंस यूज करते हैं ना, वो मोस्टली ऑनलाइन बेस्ड या फिर इंटरनेट एनेबल्ड एप्लीकेशंस होते हैं. तो इनका एक सबसे बैड हैबिट क्या है, ये हमेशा बैकग्राउंड में कॉल करते रहते हैं अपने सर्वर को. आप चाहे फेसबुक ले लो, यूट्यूब ले लो, ट्विटर ले लो, या फिर कोई भी, ये सब बैकग्राउंड में प्रोसेस करते रहते हैं. तभी तो आपको अपडेट्स आता रहता है रेगुलरली. ओके, तो मेरा सजेशन है कि आप अगर बैटरी का अगर सबसे बेस्ट यूटिलाइजेशन ये करना चाहते हो ना, सबसे फर्स्ट आपका लोकलाइजेशन का जो लोकेशन ट्रैकर है ना, उसको अगर आप डिसेबल करते हो ना, तो आपका आधा काम यहीं पर सब हो जाएगा. क्योंकि लोकेशन का जो वो ऑप्शन है ना, वो रेगुलरली ट्रैक होता रहता है, अपडेट होता रहता है रेगुलरली, और ये कॉल होता है. ओके, अनदर इज बैकग्राउंड सर्विसेज. जितना भी होगा, सपोज एप्लीकेशन का बैकग्राउंड सर्विसेज होता है ना, उसको स्टॉप कर दीजिए. हाँ, आपका नोटिफिकेशन आना बंद हो जाएगा, कुछ इन्फॉर्मेशन आना बंद हो जाएगा, लेकिन जैसे आप एप्लीकेशन ओपन करोगे वो सारा इन्फॉर्मेशन फिर से आ जाएगा. ठीक है ना. लेकिन बैकग्राउंड प्रोसेस बंद होने से क्या हो ना, कुछ अपडेट आपका नहीं आएगा, लेकिन आपका बैटरी यूजेस और पावर एफिशिएंसी आपका बढ़ जाएगा डिवाइस का. ओके, पुश नोटिफिकेशन, ये सब ये तो वेयर पॉसिबल यूजिंग पुश जहाँ पर पॉसिबल हो सकता है आप पुश नोटिफिकेशन यूज करो तो सबसे बेस्ट है. इम्पोर्टेंस क्या है डाटा कम्युनिकेशन का? फंक्शनलिटी है, यूजर एक्सपीरियंस है, रिलायबिलिटी एंड सिक्योरिटी है. ओके, सिक्योरिटी में क्या है आपका? सिक्योर डाटा कम्युनिकेशन प्रोटेक्ट सेंसिटिव यूजर डाटा एंड इंश्योर दैट आप एज प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स जो भी है. रिलायबिलिटी भी है आपका, जितना भी हमने पॉइंट्स को कवर किया है. ओके, रिलायबल कम्युनिकेशन इज द बेस्ट. ओके, उसके लिए आप जितना भी HTTPS फॉलो करो या फिर जो भी स्टैंडर्ड्स फॉलो करो, वो सब एक क्या कहते हैं उसको, स्टैंडर्ड वे में फॉलो होता है. Robust data communication mechanism ensure that the app continues to function correctly even in the face of network disruption and varying network conditions. Okay, जैसे ही आपका नेटवर्क डिसरप्ट हो रहा है, ये नहीं कि आपका एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा, नहीं. तो एप्लीकेशन आपका काम होना चाहिए ऑफलाइन मोड पे भी है, लेकिन क्रैश नहीं होना चाहिए. ठीक है, जैसे ही आपका नेटवर्क तो लो होगा या फिर स्लो हो जाएगा, तो उस हिसाब से आपका लेजी लोडिंग इन्फॉर्मेशन कैशिंग का मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाएगा. कैशिंग तो उसी एक्टिवेट रहता है, लेजी लोडिंग वाला एक्टिवेट हो जाएगा एट लो नेटवर्क कंडीशन में. ओके, यूजर एक्सपीरियंस का एफिशिएंट डाटा कम्युनिकेशन इंश्योर दैट द ऐप रिस्पॉन्स
quickly to the user interaction and provides up-to-date information. ये सब आपका इम्पोर्टेंस ऑफ डाटा कम्युनिकेशन है। यूजेस कहाँ है? सबसे ज़्यादा यूजेस है सोशल मीडिया, ई कॉमर्स आपका जो ऑफर्स का पोस्ट नोटिफिकेशन आता है, यही है। मैप्स का, हेल्थ केयर एप्लीकेशंस में आपका जो ट्रैकर वाला, बैंकिंग एंड फाइनेंस आपके जो हर रोज़ आपके पास आता है, क्या नाम उसका, नोटिफिकेशन आता है। ये तो हो गया आपका नोटिफिकेशन। लेकिन बेस्ट पार्ट क्या है, आप मोबाइल के थ्रू मोबाइल बैंकिंग करते हो तो वो सिक्योर हुआ में आपका डाटा रिक्वेस्ट भी कर रहा है और रेस्पॉन्स भी रिसीव कर रहा है, ठीक है, एक सिक्योर वे में। तो वो क्रूशियल पार्ट है। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, हेल्थ केयर में आपका जो आपका हेल्थ से रिलेटेड डाटा आप अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर को अपडेट करते हो, वो एक सिक्योर वे में। नेविगेशन मैप, तो ओबियसली मैप ये क्या होता है ना, नेविगेशन है ना, मैप आप ये क्या होता है, रियल टाइम नहीं होता, लेकिन 5 मिनट या 10 मिनट का गैप का जो आपका डाटा है वो शो करता है। अगर ये डाटा गलत हुआ तो आप गलत डायरेक्शन में भी आप ट्रैवल कर सकते हो। ओके, ई कॉमर्स एप्लीकेशन क्यों यूज़ होता है? आपका जो कम्युनिकेशन में आपका पेमेंट गेटवे हो गया, तो आपका एड्रेस बुक हो गया, आपका शॉपिंग कार्ट हो गया, ओके, और ऑर्डर प्रोसेसिंग हो गया, ये सब आपका यहाँ पर। और सोशल मीडिया तो वैसे भी आपका नोटिफिकेशन रेगुलर अपडेट हो गया, चैटिंग हो गया, आपका पोस्ट सबमिशन हो गया, ओके, ये सब आपका रियल टाइम आपका यूज होता है और ये एक सिक्योर्ड वे में होता है। ओके, तो ये था एक इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क कम्युनिकेशंस। हम जो पॉइंट है मैं उसको भी बाद में डिसाइड करेंगे। जो प्रोटोकॉल बफर, मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देने के लिए, कि इंट्रोडक्शन मीन्स कैसे ये काम करता है और कैसे इसका मैपिंग डाटा मैपिंग कैसे होता है। ओके, ओके दोस्तों, तो ये था एक इंट्रोडक्शन जस्ट डाटा कम्युनिकेशन के बारे में। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।